हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th नाइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस को जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये सभी कोटेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और जैसा कि आप जानते होंगे पेपर 3 में आपका दो प्रकार का क्वेश्चन आता है। सबसे पहला टाइप होता है एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है, और दूसरा टाइप होता है लॉन्ग आंसर जिसको आपको लॉन्ग में लिखना होता है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए क्या होता है कि आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़नी रहती है, जिसमें आपका 12th नाइट हो गया। तो 12th नाइट को एक्ट 1 से लेकर के एक्ट 5 जितना भी है आपको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि ये लाइन कहाँ की है और इसका क्या मतलब है। लेकिन 12th नाइट में सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि पूरा का पूरा यहाँ पे एक्ट वाइज पूरे अच्छे से समरी पढ़ पाए, अच्छे से पूरे लाइन को पढ़ पाए। तो देखिए 12th नाइट में कुछ ऐसी लाइनें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते हैं और बार बार आपके एग्जाम में भी आता है। तो ये लाइन आप ध्यान रखेंगे और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ही बार आपके एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है बल्कि ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो इन्हीं लाइन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 3 लेक्चर किया था, जिसमें पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 12th नाइट के इंट्रोडक्शन पार्ट को, सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टर्स को कि कितने कैरेक्टर है, और थर्ड लेक्चर में हमने कवर किया था समरी को। अगर आप लोग में से वो तीनों वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा लिंक, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस है उसके बारे में। तो सबसे पहला कोट जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस भी है, इफ द म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये जो है ये ड्यूक और सीनो की लाइन है और ये ओपनिंग लाइन है इस प्ले की। शुरुआत में ही ये लाइन आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके बैकग्राउंड की बात करें इस लाइन की तो देखिए शुरुआत जब होती है ड्यूक के पैलेस की, उसमें जब ड्यूक इंटर कर रहा होता है तो उसके साथ क्यूरियो इंटर करता है जो कि उसका अटेंडेंट होता है, और कुछ लॉर्ड्स एंटर करते हैं और वहां पे म्यूजिशियन जो होते हैं ना वो खड़े रहते हैं। तो वहां पे जब पहुंच जाते हैं तो फिर ड्यूक क्या बोलते हैं, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, अगर जो म्यूजिक जो है लव का फूड है तो इसे चलने दो। यानी कि जैसे कि कोई प्रेम में होता है ना, कोई भी लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, तो जब प्रेम में होता है तो वो गाना बहुत ज्यादा सुनते हैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पे ड्यूक और सीनो भी बोलते हैं कि इफ म्यूजिक, अगर जो संगीत जो है अगर लव का ये फूड है तो इसे चलने दो। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि गिव मी एक्सेस ऑफ इट, और मुझे इसका एक्सेस दो, यानी कि गाना जो है ना मुझे इतना सुनाओ जिसकी वजह से दैट सफिटिंग, मुझे इससे पेट भर जाए, इससे मेरा मन भर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, यदि जो म्यूजिक जो है लव का फूड है तो इसे चलने दो और मुझे इसका एक्सेस दो, मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में मुझे म्यूजिक सुनाओ जिसके वजह से क्या हो मेरा मन भर जाए, सफीटिंग होने लगे मुझे। उसके बाद क्या है, दैट एपेटाइट में सीकेन, और एपेटाइट का मतलब होता है यहाँ पे भूख है, और सीकेन का मतलब बीमार नहीं बल्कि सीकेन का मतलब है कम हो जाना या शिद्दत कम हो जाना किसी के प्रति। जैसे इतना मुझे ये गाना सुनाओ जिसकी वजह से ये गाना सुनने की जो मेरी आदत है ना और ये जो मेरे सुनने की चाहत है उसको जो एपेटाइट है, ये जो भूख है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए। यहाँ ये बात नहीं हो रही कि लव कम हो जाए, यहाँ ये बात हो रही है कि म्यूजिक जो है जो सुनने की जो मेरी चाहत है वो कम हो जाए, उसकी जो भूख है मुझे वो कम हो जाए। तो ये डी कॉर्सिनो द्वारा बोला जा रहा है। फिर क्या हो, कम होते होते क्या हो जाए, एंड सो डाई, और वो मेरे अंदर से मर जाए यानी कि खत्म हो जाए। दैट स्ट्रेन अगेन, यहाँ पे स्ट्रेन का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्यून जो कि हमको गाने में बहुत ही ज्यादा पसंद हो, जो कि हम बार बार सुनना चाहते हैं, तो उसी को बोला गया यहाँ पे स्ट्रेन। और उसको क्या होता है, डी कॉर्सिनो का एक ऐसा पार्ट उस संगीत का बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है जिसके बारे में बोलता है कि इसे फिर से रिपीट करो, मतलब अगेन एक बार और मुझे ये सुनाओ। तो इस ओवरऑल इसकी बात करें तो यहाँ पे लिखा क्या है, तो इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, यदि लव का जो फूड है वो अगर म्यूजिक है तो इसे मेरे सामने में अच्छे से चलाओ बजाओ, गिव मी एक्सेस ऑफ इट, और मुझे इसका एक्सेस दो यानी कि मुझे बहुत ही ज्यादा मात्रा में मुझे सुनाओ, ज्यादा मात्रा में, जिसके वजह से क्या हो, दैट सफिटिंग, जिसके वजह से मेरा पेट भर जाए, मेरा मन भर जाए। दैट एपेटाइट में सीकेन, यानी कि जो मेरी ये गाना सुनने की जो चाहत है वो धीरे धीरे कम हो जाए और क्या हो, ये धीरे धीरे वो मर जाए मेरे अंदर से। और उसके बाद थोड़ी देर बाद तुरंत क्या होता है कि उसको एक ऐसा ट्यून उसी गाने का पसंद आ जाता है जिसके बारे में बोलता है कि स्ट्रेन अगेन, इसको मुझे एक बार और सुनाओ। तो ये जो है लाइन, ये ओपनिंग लाइन है इस प्ले की और ये ड्यूक और सीनो द्वारा बोला गया है और ये एक्ट 1 सीन 1 का है। तो याद रखिएगा आप लोग, जब भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट लिख रहे हो किसी भी लाइन का, तो उसमें याद रखिएगा अगर आपको पता हो कि ये एक्ट 1 सीन 1 का है या एक्ट 2 सीन 2 का है, ये कहाँ की लाइन है, तो उसको जरूर वहां पे इंक्लूड कीजिएगा। इससे क्या होगा कि वो जो रहते हैं ना जो चेक करने वाले होंगे तो वो देखेंगे तो आपको डायरेक्टली पता उसको चल जाएगा कि ये अच्छे से पढ़े होंगे जो भी स्टूडेंट है, तो इसको जरूर ऐड कीजिएगा।
तो ये ड्यूक ऑर्सिनो की ओपनिंग लाइन है और ये एक्ट 1 सीन 1 का है, शुरुआत में ही आपको देखने को मिल जाएगा। और ये वाली लाइन जो है ये आपके एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है पिछले 5 साल में, 2019 में और 2021 में। और ये एलएनएमयू यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। अगर किसी और यूनिवर्सिटी के छात्र देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 12th नाइट अगर आपके सिलेबस में तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन स्पेशली मैं एलएनएमयू की बात करें तो ये आपके 2 बार पूछा जा चुका है पिछले 5 सालों में। तो ये पहला कोट आपको अच्छे से समझ में आ चुका हो। तो चलिए नेक्स्ट कोट की तरफ चलते हैं। दूसरा कोट है यहाँ पे एक्ट 1 सीन 2 का। एक्ट 1 सीन 2 का कोट है जिसमें क्या होता है, वायला जब वहां पे रेस्क्यू की जाती है, किसके द्वारा, सेलर के द्वारा और कैप्टन के द्वारा, तो वहां पे जो वायला होती है ना वो सोचती रहती है कि मेरा भाई हो सकता है वो अब पहुंच गया होगा जन्नत, यानी कि मतलब वो मर चुका होगा। लेकिन उसको थोड़ी देर बाद उसको एहसास होता है कि जैसे मैं बच गई हूँ उसी प्रकार से हो सकता है मेरा भाई भी बच जाए। तो वहां पे जो कैप्टन उसको रेस्क्यू उसको बचा ही रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि यस सर मैम, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने जब वहां पे आपके भाई को जब देखा था तो वो करेज एंड होप बोथ दोनों के साथ क्या कर रहा था, खुद को टीच करके वो प्रैक्टिस कर रहा था बचने की। मतलब वो पूरी साहस के साथ और एक उम्मीद लिए वो बच रहा, मतलब वो कोशिश कर रहा था वो शिपरैक के बाद कि मैं उससे बच जाऊं। ठीक है, वो प्रैक्टिस कर रहा था बचने की उम्मीद के साथ और एक साहस के साथ। टू अ स्ट्रेंग मैस्ट दैट लिव्ड अपॉन द सी। अब क्या हो जाता है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बहुत ही मजबूत मैस्ट। मैस्ट वो होता है जिसकी वजह से, जिससे जो होता है ना जहाज की वो सारी जो वहां पे रस्सियां होती है वो जिस खंबे से बंधी होती है उसी को मैस्ट बोला गया है। तो वो उसके बारे में बताते रहते हैं। वो कैप्टन की लाइन है, तो कैप्टन बोलते हैं कि आपका भाई को जब मैंने देखा था तो वो एक बहुत ही ज्यादा मजबूत मैच से वहां पे वो उसको उससे पकड़ के वहां पे लटका हुआ था, जो कि यहाँ पे किस चीज पे तैर रहा था, वो मैस्ट वो जो था वो सी के ऊपर यानी कि समुद्र के ऊपर वो तैर रहा था, वो डूब नहीं रहा था। और वो बहुत ही मजबूती के साथ, साहस के साथ और एक उम्मीद लिए वो वहां पे कोशिश कर रहा था बचने का। जैसे कि लाइक एरियन, वेयर लाइक एरियन। एरियन जो है एक ग्रीक पोएट है और इसकी एक कहानी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वो क्या था, तो देखिए एरियन जब जा रहे होते हैं समुद्र के रास्ते से कहीं और, तो वहां पे बहुत ही लुटेरों द्वारा उस पर हमला किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एरियन जो पोएट होता है ग्रीक पोएट, वो यहाँ पे छलांग मार देता है किसमें, पानी में। ठीक है, समुद्र में। तब वहां पे बीच समुद्र में कौन बचाने आएगा, ठीक है, तो वहां पे कौन बचाने आएगा, तो वहां की जो डॉल्फिन्स होती है, जो वहां पे डॉल्फिन्स होती है, तो वो जो एरियन होता है ना वहां पे उसको एक गाना सुनाता है, एक पोएम सुनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डॉल्फिन बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसको अपने बैक पे यानी कि पीछे रख करके और उसको किनारे तक लाके छोड़ देती है, किसको, एरियन को, जिसकी वजह से वो बच जाता है। तो एरियन से कंपेयर किया गया है किसको, यहाँ पे एरियन से कंपेयर किया गया है वो सेबेस्टियन को। ठीक है, कि हो सकता है कि यहाँ पे लाइक मुझे जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे बचने का तो मुझे लग रहा था जैसे कि एरियन की तरह वो बच जाएंगे। आई सॉ हिम टोल्ड एक्वेंटेंस विद द वेव्स। और वो ऐसा लग रहा था कि वो लहरें जो थी वहां पे, वेव्स जो थी पानी की, उसके साथ वो फैमिलियर हो गया, उससे वो अब उनको डर नहीं लग रहा है, उसके साथ वो अब नॉर्मल सा बिहेव कर रहे हैं। और जब तक मैंने उसको देखा था, सो लॉन्ग आई कुड सी, और जब तक मैंने उसको देखा था तो तब तक वो क्या थे, वो सही सलामत थे, ना कि वो मर चुके थे। तो हो सकता है कि आप जो सोच रही है कि मेरा भाई जिंदा हो, ये बिल्कुल सही बात है, हो सकता है कि वो बचे हो। इसी पे क्या करती है वायला जो होती है, उसको तुरंत यहाँ पे क्या देती है, गोल्ड देती है, इस बात के वजह से, क्योंकि वो जो सोच रही थी उसी पे वो सारे बात बताते हैं, तो वो खुश हो जाती है क्योंकि हो सकता है उसका भाई जीवित हो। ठीक है, तो ये कैप्टन की लाइनें याद रखिएगा। और ये एक्ट 1 सीन 2 का है और ये आपके एग्जाम में एलएनएमयू में 2018-2020 में पिछले 5 साल में 2 बार रिपीट हो चुका है, तो हो सकता है 2024 में भी रिपीट हो, तो अच्छे से समझ के जाइएगा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे उसी एक्ट 1 सीन 2 में थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे क्या है, जब वो कैप्टन बता रहा होता है, पहले ड्यूक ऑर्सिनो के बारे में बताता है। क्या बताता है, तो ये बताता है कि ड्यूक ऑर्सिनो यहाँ का जो है, यहाँ का किंग है, इस जगह का इलेरिया का किंग है, और वो क्या है, वो एक लड़की से प्यार कर रहा होता है जिसका नाम रहता है ओलिविया। तो ओलिविया के बारे में बताते हैं कि ओलिविया जो लड़की है वो, उसके फादर जो डेथ कर गए हैं 12 मंथ एगो, मतलब कि 1 साल पहले उसके पिता की मौत हो जाती है और थोड़ी दिन बाद उसके भाई की भी मौत हो जाती है। तो ये क्या था कि वो एक प्रण ली है, यानी कि एक वादा की है कि वो 7 सालों तक, यानी कि 7 ईयर तक वो कि मैंस कंपनी को डिनाई करेगी, उसके साथ रहना या ना ही उसको देखना पसंद करेगी। वो कौन बताता है, वहां पे कैप्टन बताता है। तो वो बोलती है काश ओ दैट आई सर्व दैट लेडी, यानी कि काश मैं उस लेडी को सर्व कर पाती, उसके यहाँ पे काम कर पाती।
और उसको काम कर पाती, एंड नॉट बी डिलीवर टू द वर्ल्ड, और अपने आप को छुपा पाती। डिलीवर का मतलब अपीयर करना, लोगों को दिखाना, तो यहाँ पे नॉट का यूज किया गया है, मतलब कि मतलब अपने आप को गुप्त रह के, मतलब अपने आप को दुनिया को दिखाए बिना अपने आप को वहां पे सर्व कर पाती, अपने आप को वहां पे नौकर का काम कर पाती। टिल आई हैड मेड माइंड ऑन ओकेजन मेलो व्हाट माई स्टेट, और जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि मेरा स्टेटस क्या है इस दुनिया में, मैं क्या करना चाहती हूँ, जब तक मेरे बारे में खुद को बारे में पता न चल जाए, तब तक मैं अपने आप को बिना किसी को दिखाए, बिना लोग के सामने अपीयर हो, मैं उस लेडी के पास काम कर पाती, सर्व कर पाती। तो ये उसी की लाइन है, थोड़ी सी आगे बढ़िएगा तो फिर वहां पे बोलती है कि मैं इस बात को आपको क्या डायरेक्शन दूं, कौन बोलता है, कैप्टन, इस बात को। तो ये यहाँ पे जो वायला की लाइन होती है जो कि एक्ट 1 सीन 2 का है, और ये बहुत ही फेमस लाइन है, 2018 में आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये याद रखेगा, अगर ये आया तो इसी प्रकार से आप उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। इसको एक्सप्लेन कैसे करना है तो वो आगे वीडियो आएगा तो उसमें आपको समझा दिया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन की बात की जाए, तो यहाँ पे जब वो वियला जो होती है वो अपने आप को डिस्गाइज करती है एज अ सिजेरियो, और उसके बाद वो जब वहां पे काम करने जाती है ड्यूक ऑर्सिनो के पास, तो ड्यूक ऑर्सिनो जब देखते हैं तो उसके बारे में वहां पे एक कंपेयर करते हैं उसकी पर्सनालिटी को डियाना की लिप से, उसकी जो लिप्स होते हैं सिजेरियो के, उसके लिप्स को डियाना के लिप से कंपेयर करते हैं। बोलते हैं डियानाज लिप इज नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस, मतलब कि डियाना जो होती ग्रीक की गॉडेस है, ठीक है, ग्रीक की जो गॉडेस है चाइल्ड बर्थ और अंटर की, तो इसी को क्या बोलती है कि उसकी भी लिप इतनी स्मूथ नहीं थी जितनी कि तुम्हारी है सेजेरियो, और इतना भी उसका रूबियस यानी कि गुलाबी नहीं है जितना कि तुम्हारा है। तो डियानाज लिप इज नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस, यानी कि डियाना की भी लिप इतनी स्मूथ और इतनी रूबियस नहीं थी जितना कि तुम्हारा है सेजेरियो। द स्मॉल पाइप का मतलब यहाँ पे गला से है, इज एज अ मैडन ऑर्गन, और तुम्हारे गले से जो आवाज निकली है वो एक प्रकार से मैडन, यहाँ पे एक फीमेल की तरह, पूरे फीमेल ऑर्गन की तरह तुम्हारा जो गला है बिहेव कर रहा है, एक तरह से तुम्हारी जो आवाज है वो पूरी फीमेल की तरह है, थोड़ी सी श्रील है, थोड़ी सी इसमें तीखापन है, और साउंड का जो पिच है वो थोड़ा सा हाई है। एंड ऑल वी सिमुलेटिव एज अ वुमेन पार्ट, और तुम्हारा जो होल पर्सनालिटी है, पूरा पर्सनालिटी जो है वो सिमुलेटिव है, यानी कि मिलती जुलती है, किससे, वुमेन पार्ट से, वुमेन की तरह। क्या होता था, तो यहाँ पे ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे कंपेयर किया गया है डियाना की लिप से, किसके लिप को, सेजेरियो की लिप को, ठीक है, कि तुम एक तरह से मेल हो लेकिन तुम्हारा जो लिप्स है वो इतना ज्यादा स्मूथ है और इतनी ज्यादा रूबियस है जितना कि डियाना के भी नहीं थी, और तुम्हारा जो गला है, तुम्हारी जो आवाजें है वो इतनी तीखी है और इतनी अच्छी है और इतनी हाई पिच की है जो लगता है कि पूरी एक लेडीज की तरह है। और यहाँ पे तुम्हारा पूरा पार्ट जो, तुम्हारी जो पर्सनालिटी वो सिमुलेटिव है, किसके तरह, वुमेन्स के पार्ट के, ठीक है। ये जो है ड्यूक ऑर्सिनो की लाइन है, और ये एक्ट 1 सीन 4 का है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, और आपके एग्जाम में 2020 में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से समझ के रखिएगा। ये लाइन आया तो अच्छे से समझ के उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट लाइन की बात की जाए, तो यहाँ पे उसी में अब क्या होता है कि एक्ट 1 सीन 4 में ही जब वहां पे उसको भेजते हैं, किसको, वियला को, कुछ वहां पे जब वियला को भेजते हैं, किसके घर भेजने वाले रहते हैं, ओलिविया के घर, तो वहां पे क्या होता है कि ड्यूक और सीनो वहां पे अच्छे से समझाते हैं उसको, तो फिर वो क्या होती है, ओलिविया जो होती है, सॉरी वियला जो होती है सेजेरियो, वो क्या बोलती है वहां पे कि आई विल डू माई बेस्ट, यानी कि मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगी टू वो योर लेडी, वो का मतलब होता है पटाना या फिर मनाना, तुम्हारी लेडी को, मतलब आपकी लेडी को मनाने की, आपकी शादी के लिए, आपके लिए, ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगी। फिर असाइड का मतलब है यहाँ पे कि मैं अंदर सोचती अपने मन में, एट अ बारफुल स्ट्राइफ, यानी कि ये जो बारफुल स्ट्राइफ है इसका मतलब ऐसा समझ लीजिए मोटा मोटी तौर पर डिफिकल्ट टास्क, मतलब ये जो काम है मेरे लिए उसको मनाना ये काफी मुश्किल टास्क है, क्योंकि क्या हो रहा है, क्यों होता है ये, हुआ है, मतलब कि किसी को भी, मतलब जो कुछ भी मैं किसी को मनाने जा रहा हूँ, किसी को इनके लिए मनाने जा रहा हूँ, उससे मतलब नहीं है। माई सेल्फ वुड बी हिज वाइफ, मुझे ही आखिरकार मुझे इसकी वाइफ बनना है, तो ये इसीलिए इसकी क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इसके लिए मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो सोच ली रहती है कि आखिरकार मुझे इसी की वाइफ बनना है, तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाती है। तो ये यहाँ पे बोलती भी है कि उनके आगा को कि आई डू ऑल माई बेस्ट, मतलब कि मैं पूरा कोशिश करूंगी टू वू योर लेडी, आपकी लेडी को मनाने के लिए। ये वियला की लाइन है जो कि ऑर्सिनो से कहती है, और ये एक्ट 1 सीन 4 का है, और आपके एग्जाम में 2020 में पूछा जा चुका है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और ये बहुत ही फेमस भी है, ठीक है। तो ये आखिरकार ये कहाँ की लाइन है, तो देखिए
जब यहाँ पे वो मारिया जो होती है, इसके अलावा सर टूबे, ये सब जो वहाँ पे उसके ऊपर प्रैंक करने का कोशिश करते हैं, तो वो एक लेटर लिखते हैं और लेटर उसके सामने फेंकते जब वो आते रहता है तो वहाँ पे जब वो पढ़ता रहता है तो उसी की ये लाइन है जो कि मालवोलियो के मुंह से पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस। इसके पहले, जस्ट पहले की बात की है, तो इसके पहले ये लिखा रहता है वही लेटर में कि आई एम, जैसे कि मतलब मैं तुम्हारे मालवोलियो के बारे में लिखा रहता है कि मैं तुम्हारे रैंक से बड़ी हूँ, ठीक है, ओहदे में मैं जरूर तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन इस ओहदे को, इस रैंक को इतना मत समझो, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, तुम इस ग्रेटनेस से मतलब डरो मत। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ लोग जन्म ही ग्रेट लेते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ लोग क्या होते हैं कि ग्रेटनेस को अचीव करते हैं इस दुनिया में आने के बाद। एंड अदर्स हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और कुछ लोग को क्या होता है कि ग्रेटनेस वो चाहते भी नहीं है, तभी भी उस पर थोप दिया जाता है, उस पर थ्रस्ट कर दिया जाता है, उसको ग्रेटनेस प्रभावित या फिर उसको दे दिया जाता है। तो इस मतलब यहाँ पे है कि तुम ग्रेटनेस से डरो मत। कुछ लोग क्या होते हैं, ग्रेट ही बॉर्न होते हैं, कुछ लोग ग्रेटनेस को इस दुनिया में आके अचीव करते हैं, और कुछ लोग नहीं भी चाहते रहते हैं ग्रेटनेस, तो उसको मिल जाती है। ये मालवोलियो पढ़ रहा होता है इस लेटर को, तो उसी में लिखा रहता है, और ये इसको मालवोलियो को लगता रहता है ये जो लाइन है वो ओलिविया के द्वारा लिखा गया है, जबकि ये मारिया लिखी रहती है। और ये एक्ट 2 सीन 5 का है, जब सीन 5 को लास्ट में पढ़िएगा तो उसी में लिखा रहता है, और ये 2022 में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस थे, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। और इसको याद रखने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा ये होगा कि जब इसको याद रखिएगा तो मान लीजिए कैरेक्टर स्केच अगर पूछा जाए मालवोलियो पे, तो अगर ये लाइन आपको याद रखेगी तो उसमें बीच में जरूर इंक्लूड कर दीजिएगा ना, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा आंसर। इसके अलावा ऑर्चिनो की जो शुरू वाली लाइन थी तो उसको भी याद रखिएगा, तो ऑर्चिनो का कैरेक्टर स्केच पूछा तो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे हम कैरेक्टर स्केच तो आगे करवाएंगे ही, तो जल्दी करवाने वाले हैं, तो अच्छे से समझ के रखिएगा सारी लाइनों को। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे 12th नाइट की, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इसको अच्छे से समझ करके और इसको कैसे एक्सप्लेन करना है उसके बारे में भी वीडियो बाद में आएगी, ठीक है, अगले लेक्चर सब में। और ये रही बात मेरी कंसिस्टेंसी की, तो देखिए हो जाएगी कंसिस्टेंट, सारा कुछ जल्द ही आपको सारा कुछ मैं कवर करवा दूंगा। तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।